Right. The study of light, and various phenomena associated with it. The study of light and various phenomena associated with it is called optics. Is called optics. Optics can be classified into optics can be classified into two categories. Optics can be classified into two categories. So हम ले रहे हैं कि पहले अगर ऑप्टिक्स है, बिकॉज एज सच ये कोई पूछेगा नहीं आपसे इसके बारे में, तो ऑप्टिक्स की दो कैटेगरीज. अभी जो हमारा चैप्टर है दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. इसको कई बार रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं. सेकेंड इज रैपिड इज फिजिकल ऑप्टिक्स. फिजिकल ऑप्टिक्स की फर्दर दो कैटेगरीज हो जाएंगी. वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करें तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वी अज्यूम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. We assume rectilinear propagation of light. इसमें हम assume करेंगे light is a wave. और इसमें हम assume करेंगे light is a stream of photons. इसका हम यूज करते हैं मेनली फॉर इमेज फॉर्मेशन इन मिरर्स एंड लेंसेज. मिरर एंड लेंसेज, so this involves all the optical instrument also, telescope, microscope, वो सब इसमें आएंगे. इसको हम पढ़ते हैं यूज टू स्टडी द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. डिफ्रैक्शन क्या होता है? इंटरफेरेंस तो शायद थोड़ा सा पढ़ा था 11th में. डिफ्रैक्शन स्टडी फिनोमेना लाइक हमने कॉम्पटन इफेक्ट नहीं पढ़ना बट लिख सकते हो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट. डिफ्रैक्शन क्या होता है और इससे क्यों नहीं एक्सप्लेन हो सकता? जैसे मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूं, मान लो मेरे पास एक ऐसे ना ऑब्स्टिकल है,
ऑब्स्टेकल मतलब एज ए दीवार है कोई, और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट पड़ा और ये स्क्रीन है। अगर मेरे पास ये सोर्स है एस, समझने के लिए बेटर समझ आएगा, इसको विंडो मान लो। कि ऑब्स्टेकल नहीं है, ये मान लो ये विंडो है बीच में और ये सोर्स ऑफ लाइट है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे तो सामने ये जो स्क्रीन है इस पे लाइट सिर्फ इसी रीजन में ही होनी चाहिए, यहां से लेके ए से बी तक ही। इफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ ए बी रीजन में ही लाइट होगी, इधर से आधा ये शेडो वाला रीजन आ जाएगा, इस ऑब्स्टेकल की शेडो बन जाएगी इधर। जैसे आपके रूम में लाइट जल रही है, मैंने विंडो का एग्जांपल क्यों लिया, समझ लो ये आपके रूम में खिड़की है, तो सिर्फ खिड़की के सामने लाइट होती है या इधर भी होती है, साइड्स पे भी? साइड्स पर भी। इसका मतलब लाइट यहां तक आके बेंड कर रही है, और इजीली इसको हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स। डिफ्रैक्शन जो होती है ज्यादा इजीली साउंड के केस में ऑब्जर्व हो जाती है, बिकॉज साउंड को भी हम लेते हैं कि साउंड स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बट अगर आप मान लो ये आपके स्कूल की बाउंड्री वॉल है विच मे बी से 10 फीट हाई, आप इधर खड़े हो, आपका फ्रेंड इधर खड़ा है, आप इसको आवाज मारोगे इसको सुन जाएगी, आप अगर कुछ बोलोगे इसे सुनेगा दीवार के दूसरी तरफ। इसका मतलब साउंड जो है वो इधर जाके बेंड हो गई है, पर ये आपको दिखेगा नहीं, मतलब लाइट उतना बेंड नहीं हुई जितना साउंड बेंड की थी। बिकॉज अगर लाइट भी बेंड करती तो आप एक दूसरे को देख भी सकते थे। आप में से कुछ लोग मेरे को मिले थे इस साल जब सेशन शुरू हुआ था, कुछ ने ऑफलाइन क्लासेस भी थोड़ी सी लगाई थी। आप में से कितने लोगों ने मेरे को देखा हुआ है, मतलब ऐसे नहीं जूम मीट में नहीं, वैसे रियल में? बिकॉज ये टोटली डिफरेंट फिनोमेना है। आप में से जो मेरे को ऑफिस में मिलने आए उस टाइम आपने मेरे को देखा या मेरी इमेज देखी? आपको आपने मेरी इमेज देखी जो आपके आईलेंस पे बनी, आपने मेरे को थोड़ी देखा। ऑफिस में लाइट थी वो मेरे पे फॉल कर रही थी, मैंने वो लाइट रिफ्लेक्ट की, मैंने वो लाइट रिफ्लेक्ट की, वो आपकी आईज तक गई, आपके आई लेंस ने उसकी एक इमेज बनाई, आपने वो इमेज ही देखी ना, आपने ऑब्जेक्ट थोड़ी देखा है। आप हमेशा इमेज ही देखते हो, यस, है ना? तो आपने मेरी एक इमेज देखी हुई है, वो इमेज कब बनी? बिकॉज मैंने लाइट रिफ्लेक्ट की। तो इस पे सनलाइट फॉल कर रही थी, आपका फ्रेंड इधर खड़ा था, इस पे सनलाइट फॉल कर रही थी, वो रिफ्लेक्ट तो की सनलाइट सारी तरफ, पर वो स्ट्रेट लाइन में गई, इधर बेंड नहीं की। बेंड करती तो आप इसको देख भी सकते थे। तो दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रेज या वेव अराउंड कॉर्नर्स, ये डिफ्रैक्शन होता है। ये हमने अगले यूनिट में पढ़ना है, जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब इस तरह की चीजें पढ़ेंगे कि लाइट जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हो, बेंडिंग भी हो सकती है। फिर वो कंडीशंस पढ़ेंगे, ज्यादा बेंडिंग कब होती है, कम बेंडिंग कब होती है, वेवलेंथ के साथ उसके क्या रिलेशन रहेंगे। सो बट अभी हम पढ़ेंगे मेनली लेंसेज, मिरर्स को। तो मिरर्स दो तरह के अगेन। अच्छा, रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन को डिफाइन कैसे किया था 10th में? रिफ्लेक्शन इज bouncing back of light rays. बाउंसिंग बैक ऑफ रेज, बाउंसिंग बैक ऑफ रेज। तो बाउंसिंग बैक हमेशा दो तरह में फर्दर डिवाइड हो जाती है रिफ्लेक्शन। एक को हम कह देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक को इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो आप अपनी लाइफ में ज्यादा यूज किसका करते हो? रेगुलर। आप डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का ज्यादा यूज करते हो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। बिकॉज आपने अपनी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी देखा है दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आपने बुक देखी, आप बुक पढ़ रहे हो, आप अभी इस टाइम अपना मोबाइल या लैपटॉप देख रहे हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है।
रेगुलर रिफ्लेक्शन होती तो आपकी इमेज बन जाती उस ऑब्जेक्ट के अंदर। मिरर की रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है मिरर्स में। आप अगर इस टाइम कोई बुक पढ़ रहे हो, अगर मैंने हाथ में एक बुक पकड़ी हुई है मैं उसे पढ़ रहा हूं, दैट पॉसिबल बिकॉज उस बुक ने इरेगुलरली लाइट को रिफ्लेक्ट किया है। अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो वो मेरे को दिखेगी भी नहीं। कोई भी चीज आपको तभी दिखती है ना जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करे और वो रेज आप तक पहुंचे। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे काम आती है डेली लाइफ में सब कुछ देखने के लिए, और रेगुलर रिफ्लेक्शन काम आती है लेंसेज और मिरर्स में इमेज के लिए। तो हम यूज तो ज्यादा इरेगुलर रिफ्लेक्शन का करते हैं, पढ़ेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन मिरर और लेंसेज को। बिकॉज आपने आज तक कुछ भी देखा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस। बुक देखी, सड़क देखी, सामने कार खड़ी देखी, ऑल दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों में अगर हम मैथमेटिकली फर्क देखें या डायग्राम से फर्क देखें तो क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन में होगा कि लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगी इट फॉलोज अ सर्टेन पाथ। कोई भी सरफेस जो इरेगुलरली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर हम स्मूथनेस बढ़ाते जाएं तो इट चेंजेस इनटू रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखो, न्यूज़पेपर सबने देखी है। न्यूज़पेपर में आपको अपनी इमेज नजर आती है, No, sir. बट अगर आपके पास कोई ग्लॉसी मैगजीन हो जिसका कवर बहुत ग्लॉसी है, स्मूथ है, तो उसमें आपको अपनी फेंट इमेज नजर आ जाती है। या अगर एक ब्लैक बोर्ड है, नॉर्मल ब्लैक बोर्ड जैसे स्कूल में कई बार लगे होते हैं, पेंट किया होता है, उसमें आपको अपनी इमेज नजर नहीं आती। बट अगर आप किसी व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े हो, बिकॉज वो स्मूथ सरफेस है, तो उसमें आपको अपनी फेंट सी इमेज नजर आनी शुरू हो जाती है। तो अगर Yeah. स्मूथ सरफेसेस हो तो फेंट इमेज नजर आती है। तो जितनी स्मूथनेस बढ़ाते जाएंगे वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन में चेंज हो जाएगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है जहां पे सरफेस बिल्कुल स्मूथ होते हैं। सरफेस स्मूथ होने का ये होगा कि अगर इंसिडेंट रेज आ रही हैं तो सारी इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएंगी। और अगर इरेगुलर सरफेस होगा तो हर पॉइंट पे नॉर्मल सेम डायरेक्शन में होगा या अलग डायरेक्शन में? अलग डायरेक्शन। मेरे पास अगर एक रेगुलर सरफेस है मतलब मेरे पास ऐसे एक मिरर है, ठीक है, मेरे पास एक ये रेगुलर मिरर है। तो इसमें अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ, तो आपने नॉर्मल जो है ऐसे ही बनाना था हर पॉइंट पे, एक ही डायरेक्शन में। तो अगर इंसिडेंट रेज आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएंगी सारी। बट अगर मेरे पास ये रेगुलर सरफेस ना होता, इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे नॉर्मल होते हैं, न्यूज़पेपर है, बेंच है, दीवार है, तो इसमें अगर मैं नॉर्मल बनाने शुरू करूं तो नॉर्मल आप ऑब्जर्व करोगे, इस पॉइंट पे बनाऊंगा तो इधर बन जाएगा, इधर बनाऊंगा तो ऐसे बन जाएगा, इधर बनाऊंगा तो ऐसे बन जाएगा। तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल बीम भी है तो रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो पैरेलल नहीं होने वाली। पैरेलल बीम क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तीन तरह की हम बीम्स लेते हैं ना, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। पैरेलल बीम का मतलब होता है कि जो इंसिडेंट रेज हैं वो सारी आपस में पैरेलल है, कि रे ऑफ लाइट है एंड ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। इसको हम कह देते हैं डायमीटर ऑफ द बीम, और ये डायमीटर ऑफ द बीम जो है ये कांस्टेंट है, कि सारी रेज पैरेलल मूव कर रही हैं, तो इसको हम बोल देते हैं दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? कि सारी रेज एक जगह पे कन्वर्ज कर रही हैं। अगर मेरे को कन्वर्जेंट बीम बनानी हो तो एक कन्वर्जेंट बीम है, इस केस में डायमीटर ऑफ द बीम बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में अगर हम जाएंगे
तो डायमीटर ऑफ द बीम जो है वो कम होता जा रहा है, पहले डायमीटर ऑफ द बीम ज्यादा था, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, तो एक कन्वर्जेंट बीम हो गई। डाइवर्जेंट बीम इसके ऑपोजिट हो जाएगी कि डाइवर्जेंट बीम को हम ऐसे बना देंगे, इसमें डायमीटर ऑफ द बीम बढ़ रहा है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है कि अगर इंसिडेंट बीम पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड बीम फिर भी पैरेलल होती है रेगुलर में, कि अगर ये सारी रेज पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही रहेंगी, तो दैट हेल्प्स इन इमेज फॉर्मेशन। Whereas irregular रिफ्लेक्शन में होता है कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं रहती, तो इसलिए इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। पैरेलल बीम होती कब है? आपने जैसे मिरर या लेंसेज में फोकस पढ़ा था, क्या होता है फोकस? क्या होता है मिरर्स में या लेंसेज में? हम फोकस किसको बोलते हैं? नहीं पता किसी को फोकस? जहाँ आफ्टर रिफ्लेक्ट सर, जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेज मीट करती है। ना सर जहां पे पैरेलल बीम कन्वर्ज करे या अपीयर्स टू कन्वर्ज, the point where parallel beam of light converge or appears to converge। तो पैरेलल बीम का मतलब होता है जो हम इसमें यूज करेंगे, अगर सोर्स ऑफ लाइट उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो आप रेज को पैरेलल मान सकते हो। तो अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो सोर्स है वो मिरर के साइज से, मिरर की कुछ डायमेंशंस होंगी, जैसे आपकी मान लो ऐसे कार का मिरर है जिसका अपर्चर है मान लो से 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो जो सोर्स का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर से अगर बहुत ज्यादा होगा तो आप मान सकते हो कि वहां से जो लाइट आ रही है दैट्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बिकॉज आपने पढ़ा होगा ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आए तो इमेज फोकस पे बनेगी। इन्फिनिटी का मतलब यही होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। सो पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम एंड डाइवर्जेंट बीम, ये जो कंसेप्ट है ये यूज होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप जो इमेज देखते हो मिरर में, नॉर्मल प्लेन मिरर सबके घर में लगा होगा, तो वो रियल इमेज होती है या वर्चुअल इमेज होती है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। The rays appear to converge at that point. So that's a virtual image. अच्छा, आपसे पूछा जाए can virtual image be photographed? Can virtual image be photographed? ओ यार, ये मैं आज से 20 साल पहले पूछता ना तो फिर भी प्रॉब्लम होनी चाहिए था। मिरर सेल्फी नहीं सुना कभी? किस जमाने में रहते हो? यस तो मिरर में सेल्फी कैसे लेते हैं? मिरर की फोटो खींचते हो आप, तो वर्चुअल इमेज की फोटो खींची है आपने और किसकी खींची है वो? मतलब आज से 20 साल पहले क्वेश्चन में भी लोगों को लग सकता है, क्योंकि तब कोई सेल्फी का कंसेप्ट ही नहीं होता था, किसी को नहीं पता था ऐसा मिरर में खड़े होकर फोटो भी खींच सकते हैं। तो आजकल तो ये सबको पता है कि मिरर में जो इमेज बन रही है उसकी फोटोग्राफ ली जा सकती है, रियल इमेज की नहीं ले सकते, बिकॉज रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। वो तो दिखती भी नहीं, दिखती वर्चुअल इमेज है हमेशा मिरर्स में। रियल इमेज कांट बी सीन, इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन बट इट कांट बी सीन। सो यू राइट, ये पीछे वाला नोट कर लिया था, ये वाला यहाँ, ये नीचे नहीं, यहाँ तक नोट कर लिया था? देन यू राइट। अच्छा, सोर्सेस की भी बात कर ले बिकॉज लाइट शुरू कर रहे हैं। और सोर्स ऑफ लाइट किस किस तरह के हो सकते हैं? सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट हमेशा एक ही तरह का होता है या दो तरह का होता है? सर दो तरीके का होता है, एक पॉइंट होगा और एक नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा।
सन में और मून में क्या फर्क है? ये तो बेसिक पढ़ा होगा ना, सन की तो अपनी लाइट होती है और मून की रिफ्लेक्टेड। तो एक हो गया सेल्फ लुमिनस। सेल्फ लुमिनस मतलब सन। सन हो गया कि उसका अपना सोर्स ऑफ एनर्जी है जो लाइट एमिट कर रहा है। मून इज अ नॉन लुमिनस सोर्स। सिमिलरली मीडियम जो होता है, ये तो सोर्स हो गया बिकॉज 3-4 चीजें हमें चाहिए होती है ना, ये तो मीडियम हो गया, सोर्स हो गया। मीडियम भी 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? मीडियम की 3 टाइप्स कौन सी होती हैं? 2 तो सबको पता है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब Completely allows light to pass through. जिसमें से लाइट पास कर सकते हो, और ओपेक जो ब्लॉक कर देगा। तो इन दोनों के बीच में Translucent. ट्रांसलूसेंट मीडियम हो गया। सो यू कैन राइट हेडिंग डेफिनेशंस डाल लो, डेफिनेशंस लिख लेते हैं सारी इन चीजों की। शॉर्ट में लिखाऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं लिखाऊंगा। सो यू कैन राइट डेफिनेशंस। फर्स्ट इज source of light. First is source of light. A body which emits light is called source. A body which emits light is called source. It can be point or extended one. मतलब एक point source भी हो सकता है या कोई shape भी हो सकती है। जैसे आपकी जो LED है, that's a point source or a cylindrical source? LED ट्यूब जो लगी है रूम में आपके, that's an Line. extended source. वो point नहीं है ना, वो extended है। तो वो किस तरह का सोर्स है, उसका क्या यूज होगा, दैट वी विल स्टडी इन वेव। बट अभी सिर्फ ये लिख लो कि सोर्स कैन बी पॉइंट सोर्स और एन एक्सटेंडेड सोर्स, एंड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सेल्फ लुमिनस। सेल्फ लुमिनस, सेल्फ लुमिनस source which possess light of its own. Source which possess light of its own. कुछ भी ले सकते हो, मतलब टंगस्टन बल्ब और कैंडल और एनीथिंग। Because all these are self-luminous sources. कैंडल इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट में काफी जगह हम कैंडल्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज नॉन लुमिनस सोर्स। अच्छा, नॉन लुमिनस सोर्स का मून के अलावा कोई और एग्जांपल बताना। सब कुछ, सिर्फ बुक ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज अ सोर्स ऑफ लाइट। बेसिकली सन और मून में क्या आता है, सन की लाइट मून ने रिफ्लेक्ट की, वैसे ही आपकी बुक भी तो ट्यूबलाइट की लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर दिया ना। तो ट्यूबलाइट सेल्फ लुमिनस हो गया, आपकी बुक नॉन लुमिनस हो गया। अब खुद भी नॉन लुमिनस सोर्स हो, बिकॉज आपने भी तो लाइट रिफ्लेक्ट ही किया है ना जो ट्यूबलाइट से फॉल कर रही थी। तो जो भी चीज आपको दिख रही है दैट्स अ नॉन लुमिनस सोर्स, अगर उसकी अपनी लाइट नहीं है तो। लाइक मून और एनी ऑब्जेक्ट विच इज विजिबल। एनी ऑब्जेक्ट की जगह कुछ ऑब्जेक्ट ही लिख दो, बिकॉज ऑब्जेक्ट फिर आप बल्ब को नहीं ले सकते। Next is medium. The substance through which light propagates or tends to propagate.
टेंस टू प्रोपेगेट मतलब जैसे मिरर के पीछे लाइट एक्चुअल में तो नहीं गई, हमें लगा कि मिरर के पीछे लाइट जा रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है. Substance through which light propagates or tends to propagate is called medium. Substance through which light propagates or tends to propagate is called medium. Tends to propagate is called medium. Tends to propagate is called medium and can be of three types. First is transparent. It is the medium through which light can propagate. First is transparent. It is the medium through which light can propagate. For example, glass. It is the medium through which light can propagate. For example, glass. Second is translucent. Translucent. It is medium through which light propagates partially. Translucent. It is medium through which light propagates partially. For example, oil. And third is opaque. It is the medium through which light cannot propagate. It is medium through which light cannot propagate. For example, wood, iron, etc. Next is ray of light. Ray of light. The straight line path along which light travels. The straight line path along which light travels in a medium is called ray or ray of light. Straight line path along which light travels is called ray or ray of light. And a bundle of such rays is called beam of light.
and a bundle of such rays is called beam of light. Bundle of such rays is called beam of light. डायग्राम बना लो तीनों, फिर इनको लिख देते हैं. This is parallel beam. And this is convergent beam. This is divergent beam. Parallel beam, convergent beam, and divergent beam. So diagram bana lo, then we will write the definitions. So you can write first is parallel beam of light. It is beam of light in which? It is beam of light in which? It is the beam of light in which all the rays move parallel to each other and diameter of the beam remains same. And diameter of the beam remains same. And if this diameter of parallel beam is very small, then it is called, जैसे लेजर है तो लेजर अगर आप स्विच ऑन करोगे एक थ्रेड की तरह नजर आती है जाती, तो दैट बीम इज रेफर्ड एज ray of light. पेंसिल ऑफ लाइट. कि अगर इसका डायमीटर कम करते हैं, बिकॉज रे ऑफ लाइट तो एक ही रे हो जाएगी, इट्स अ नंबर ऑफ रेज बट डायमीटर इज वेरी स्मॉल, सो वी कॉल इट पेंसिल ऑफ लाइट. Parallel beam in which the rays constituting move parallel and diameter remain same. Next is convergent beam. In convergent beam, diameter of the beam decreases in the direction of ray. In convergent beam, the diameter of beam decreases in the direction of ray. Diameter of beam decreases in the direction of ray. Next is divergent beam. And this diameter of the beam increases in the direction of beam. Diameter of beam increases in the direction of beam. Next is reflection. Reflection. The phenomena by virtue of which incident light is. The phenomena by virtue of which incident light is partly or completely sent back. Partly or completely sent back into the same medium,
partly or completely sent back into the same medium. by virtue of which Incident light is partly or completely sent back into the same medium from which it is coming. Partly or completely sent back into the same medium from which it is coming. Is called reflection. The direction of incident energy is called incident ray. The direction of incident energy is called incident ray. And the direction in which energy is thrown back is called reflected ray. And the direction in which energy is thrown back is called reflected ray. फिर रिपीट करना लास्ट वन. And the direction in which energy is thrown back is called reflected ray. So again, reflection can be of two types, regular this is called irregular and sometimes it's also called diffused. रेगुलर रिफ्लेक्शन का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इसमें हम शो करते हैं कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है. दे कैन बी इन एनी डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे हिट किया सरफेस को. दिस डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. डायग्राम बना लो, देन वी विल डिफाइन इट आल्सो. So you can write in regular reflection, light is thrown back. In regular reflection, light is thrown back. In well-defined direction, that is, if incident beam is parallel, सो थ्रोन बैक के बाद रिपीट कर दो. in a well-defined direction, that is, if incident beam is parallel,
reflected beam will also be a parallel beam. Reflected beam will also be a parallel beam. Regular reflection takes place from smooth surfaces. Next paragraph में लिख लो. Irregular reflection takes place from rough surfaces. If incident beam is parallel, reflected beam may not be parallel. Reflected beam may not be parallel as incident rays strikes strikes different parts of the surface at different angles. इसके नीचे Sir, नोट as में लिख हाँ? different rays strikes different parts at different angles. इसके नीचे नोट में लिख लो. First point is the irregular reflection from an object. Irregular reflection from an object makes the object visible from different directions. Makes the object visible from different directions. अच्छा, एक जनरल वैसे पूछता हूँ क्वेश्चन. लाइट जो है इट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल. कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखता है बिकॉज ऑफ लाइट. लाइट इज विजिबल और इनविजिबल? Invisible. तो अगर मैं एक डार्क रूम लूं और उसमें एक छोटा सा होल कर दूं तो बाहर से जो लाइट आएगी वो विजिबल नहीं होती. सर वो डस्ट पार्टिकल की वजह से सर visible Because it's of the dust particles which are scattering the light. scattering the light. तो अगर डस्ट पार्टिकल नहीं होंगे तो लाइट इटसेल्फ इज एन इनविजिबल. तो लाइट अदरवाइज विजिबल नहीं होती. देन यू राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इसमें कोई चेंज नहीं है. जो आपने 10th में लिखे थे वही दोबारा लिखने हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट. फर्स्ट लॉ, the incident ray, reflected ray and normal. Incident ray, reflected ray and normal to the reflecting surface. All lie in same plane. All lie in same plane. Incident ray, reflected ray and normal to the reflecting surface. Disturbance आ रही है. Incident ray, reflected ray and normal to reflecting surface. All lie in same plane, which is perpendicular to the reflecting surface. Which is perpendicular to the reflecting surface. आप कुछ पूछ रहे हो बिकॉज मेरे को कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है बस कुछ सुन नहीं रहा. Sir, disturbance आ रही है बहुत ज़्यादा voice में. अब सुना मेरे को बट मेरे को पहले सुन नहीं रहा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने हैं. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल थ्री लाई इन अ सेम प्लेन
which is perpendicular to the plane of reflecting surface. तो किसी का माइक ओपन है. अच्छा, अगर मैं ये इंसिडेंट रे होगी, ये नॉर्मल, सो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, अगर हम ये तीन रेज लेते हैं तो मैं आपसे पूछूं डेविएशन इन द पाथ कितना है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या थी? इंसिडेंट रे जो है ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, दिस इज इंसिडेंट रे. ये इसका एक्चुअल पाथ था. रिफ्लेक्शन के कारण ये रे इधर चली गई कि एंगल आई, एंगल आर, तो ये जो रे थी इधर को गई, तो ये कितना बेंड की, ये एंगल कितना होगा? 180 minus 2i. और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसमें क्यों पूछा? बिकॉज जब हम मल्टीपल मिरर्स लगाएंगे और एक रे ऑफ लाइट है जो पहले एक मिरर से रिफ्लेक्ट की, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, ऐसे 2-3 बार रिफ्लेक्ट हुई, या पहले फर्स्ट से हुई, फिर सेकंड से, फिर दोबारा फर्स्ट से हो गई, तो उस केस में आपको वो कई बार पूछते हैं कि टोटल डेविएशन कितनी है. तो टोटल डेविएशन निकालने का मेथड होता है कि जैसे आपने फर्स्ट सरफेस पे निकाल ली, तो आपकी आगे से कुछ वैल्यू मान लो से 110 डिग्री क्लॉकवाइज, तो दूसरे सरफेस से जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो आपका रिजल्ट आ रहा है कि वो 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो वो नेट डिफ्लेक्शन जो है फिर वो माइनस हो जाएगी. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होती, दोनों क्लॉकवाइज होती, तो हम ऐड कर देते, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो मतलब ऐसे, जैसे मान लो एक डायग्राम बनाता हूं मैं कि मेरे पास दो मिरर्स हैं जो इंक्लाइन प्लेस्ड है. मान लो मैंने ऐसे दो मिरर लिए एंड दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल. से एंगल कुछ हमारे पास है 60 डिग्री. एक इंसिडेंट रे आई, इट स्ट्राइक्स द सरफेस, ये इस सरफेस पे नॉर्मल हो गई. लेट दिस एंगल बी 30. ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 30. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 30. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30, तो ये रे जो है इधर चली जाएगी 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट होके. तो इसका डेविएशन कितना हुआ? 120. 120 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. ये 120 डिग्री क्लॉकवाइज बेंड होगी. अब ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होगा ये निकाल सकते हो. अगर ये एंगल 60 है, ये 30 है, दिस एंगल वुड बी 60. ये एंगल भी 60, तो ये 60, ये 60, तीसरा एंगल भी 60, ये 30, ये रे इधर जा रही थी 30 डिग्री रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ये इसका पाथ, ये डेविएशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. एक बार 60 दोबारा चलो. अगर ये एंगल 60 है, ये 30 है, तो ये भी 60 होगा ना, ये भी 60 होगा. तो दोनों पे क्लॉकवाइज डेविएशन और 120 डिग्री की है. तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आपने टोटल डेविएशन निकालनी है, आप ये भी देखोगे कि क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है.
दोनों क्लॉकवाइज हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं तो ऐड कर दो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, जो लार्जर वैल्यू है उस डायरेक्शन में नेट डेविएशन आ जाएगी। तो हमने फर्स्ट लॉ लिखा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाई इन अ सेम प्लेन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ यू कैन राइट, सेकंड लॉ, angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. And you can read a note below this. Whenever ray of light suffers deviation, whenever ray of light suffers reflection, whenever ray of light suffers reflection, whenever ray of light suffers reflection, the deviation in the path, deviation in the path मतलब ये actual path था, अब इधर गई है तो ये deviation हो जाएगा, कितना bend कर गई रे। Deviation in the path is always 180 minus 2i. Deviation in the path is always 180 minus 2i. जब प्लेन मिरर की एक आधी प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज आपने ये पढ़ा है 10th क्लास में। मैं अगर आपसे पूछूं, एक प्लेन मिरर है, an object is moving with a velocity of 5 meter per second. What will be the velocity of image? टेन मीटर पर सेकंड। क्या अनमोल, सोच के बोलो यार। आपके पास ये प्लेन मिरर, मैं आपसे बोलूं ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज भी इधर 5 से ही आएगी। इमेज की वेलोसिटी 10 थोड़ी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी 10 होगी। यही होता है कंसेप्ट, क्या कुछ और होता है? यस। दोनों की वेलोसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट होती है प्लेन मिरर में। इफ द लाइट इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज अगर इसी में मैं ऐसे लेता, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट वो अगर जनरलाइज कर दें तो फिर ये ट्रू नहीं रहेगा ना। मैं अगर बोलूं ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई? इस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 cos 37 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई? तो इमेज 3 मीटर पर सेकेंड को इन्वर्ट करेगा या 4 मीटर पर सेकेंड को इन्वर्ट करेगा? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो आपको इमेज ऐसी ही नजर आएगी इधर जाती हुई। ये वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी 3 मीटर पर सेकेंड, ये 4 हो जाएगी। अब वो इसमें चेंजेस क्या, इतना समझ आया सबको? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ये क्लियर है ना? अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इन्वर्ट हो जानी है वेलोसिटी, जो परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस है वो वेलोसिटी चेंज नहीं करती। मतलब जैसे मैं इसमें बोलता कि ये O1 है तो ये I1 है, बट अगर O1 ऐसे मूव कर रहा होता 5 मीटर पर सेकेंड से, तो फिर इमेज की वेलोसिटी भी यही होनी थी और ये डिस्टेंस भी सेम होना था। यही कंसेप्ट होता है। अब वो वेरिएशंस इसमें क्या करते हैं, वो कई बार मिरर को मूव करते हैं साथ में। मिरर को मूव करते हैं मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, ये मिरर इधर आ रहा है, तो इस केस में इमेज की वेलोसिटी क्या होगी?
7 मीटर पर सेकंड। बेसिकली बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, जो हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. द कंसेप्ट इज वेलोसिटी ऑफ image relative to the mirror is opposite to velocity of object relative to the mirror. तो इसमें मतलब मैंने क्या बोला, velocity of image relative to the mirror is minus velocity of object relative to the mirror. मतलब vi minus vm is equals to minus of v naught minus vm. अगर मिरर रेस्ट पे है तो हमारे पास सिंपल है vi इज इक्वल टू माइनस वी नॉट. बट अगर मिरर रेस्ट पे नहीं है तो इमेज की वेलोसिटी पे कितनी हो जाएगी, इमेज की वेलोसिटी 2vm minus v naught. इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, वेक्टर फॉर्म में पुट करना वैल्यू. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, आई जे के की टर्म्स में पुट कर दो ना, 5 तो माइनस ऑफ 5 मिरर की वेलोसिटी कितनी है, -2i। माइनस 2i. तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, -9i. फंडा समझ आया कि इक्वल एंड ऑपोजिट तो वो मिरर के रिलेटिव है ना. यस। तो रिलेटिव टू ग्राउंड अगर हम देखेंगे वो तो कुछ और रिजल्ट बन जाएगा. इस तरह की चीजें करेंगे इसको. अब मतलब ये थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूंगा अगली क्लास में, वो वेरिएशंस और क्या करेंगे. वो कई बार इसको किसी एंगल पे ले जाएंगे, एंगल पे ले जाएं तो कोई इशू नहीं है, मिरर के वेलोसिटी के भी कंपोनेंट्स बना सकते हैं. जो पैरेलल टू मिरर है वो अफेक्ट करेगी वेलोसिटी. अगर ये मिरर ऊपर या नीचे जाना शुरू हो जाए तो उससे इमेज की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा. नो। तो मतलब ऊपर नीचे जाने से तो मिरर की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज की इक्वल एंड ऑपोजिट ही रह जाएगी फिर भी. बट अगर मिरर किसी एंगल पे मूव कर रहा है तो फिर हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा. प्रिंसिपल जो बेसिकली इफेक्ट आना है ना, वो हमेशा उस कंपोनेंट से आना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोलिनियर है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, चाहे वो इमेज की है, चाहे वो मिरर की है. जो रिजल्ट पे इफेक्ट डालेगा दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. और प्रिंसिपल एक्सिस हम किसको बोलते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस। मैं अगर बोलूं प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ मिरर का तो क्या बनाओगे, लाइन जॉइनिंग फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो मतलब पॉइंट ऑफ इसका फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन में रखा तो इनफिनिटी पे है. तो सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका इनफिनिटी भी आएगा, इसका रेडियस ही इनफिनिटी पे है. तो हम जो इसके परपेंडिकुलर बनेगा ना इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं. जिस भी पॉइंट पे बनाना है बट परपेंडिकुलर टू द मिरर. सो नेक्स्ट क्लास में करते हैं. आज सिर्फ बेसिक बताया मैंने. इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, पैरेलल बीम क्या होती है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या होता है, ऑप्टिक्स कितने तरह की होती है, और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. ये मैं रिपीट कर दूंगा ये वाला पार्ट. कल करते हैं फिर इसके आगे. एंड मोस्ट प्रोबेबली प्लेन सरफेस कल हो जाएगा हमारा, एटलीस्ट थ्योरी पार्ट हो जाएगा. क्वेश्चन शायद मंडे को भी करेंगे. सो इतना देख लेना पहले. मैं अभी अपलोड कर दूंगा लेक्चर रात को. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी. फिर हमने रे ऑफ लाइट को द स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels लिखा था, तो फिर उस हिसाब से तो लेजर भी रे ऑफ लाइट ही हो गई, जैसे स्ट्रेट लाइन पाथ ही है वो भी. मतलब फिजिक्स में रे एक सिंगल को कहते हैं. लेजर भी जो होती है वो एक सिंगल रे नहीं होती ना, इट्स अ ग्रुप ऑफ रेज उसमें भी, तो उसको बीम ही बोलेंगे. हमें दिखती है ना बाय नेकेड आई, हमें वो एक सिंगल लाइन नजर आ रही है, एक्चुअल में तो वैसे नहीं है ना. ओके सर. सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है. यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन, मतलब स्प्रेड नहीं करती. स्प्रेड नहीं करती कि आपके नॉर्मल ट्यूबलाइट से या एलईडी लाइट से या बल्ब से जो लाइट आती है
वो पूरे रूम में स्प्रेड कर जाती है, तो वी से इट स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन 3D, वो सारी डायरेक्शंस में स्प्रेड कर जाती है। लेजर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है हमेशा, तो इट्स अ यूनिडायरेक्शनल बीम, ऐसे स्प्रेड नहीं करती कभी भी।